नमस्कार, प्राइमेट 4 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइमेट 4 में आज की बड़ी खबरें कौन सी है, सबसे पहले आपको बताते हैं। आज बताएंगे आपको कि कैसे लंबे इंतजार के बाद और बिहार चुनाव से ठीक पहले ये टाइमिंग देखकर राहुल गांधी ने कैसे अपना हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है और सियासत में ये क्या असर दिखाएगा, आपको ये सारी चीजें विस्तार से समझाएंगे। इसके अलावा बात होगी कोर्ट से स्टे हटते ही आज सुबह कैसे उज्जैन में बुलडोजर गर्जा, पूरा मामला क्या है आपको वो भी समझाएंगे। अमेरिका की तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहां न्यूयॉर्क के मेयर को आज अचानक भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का वो भाषण याद आ गया, लेकिन याद आया क्यों? आजादी के बाद 15 अगस्त को संसद में जो उन्होंने बयान दिया था, जो चाचा नेहरू ने बयान दिया था, वो क्यों याद आया आपको बताएंगे। और साथ ही सर्दियों की दस्तक के साथ ही हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ कैसे सफेद चादर से ढक चुके हैं, इसकी भी खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत 50 बड़ी खबरों के साथ। में बुलडोजर और बुरके के बीच की टक्कर, जहां थाने में तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध निर्माण ढाने पहुंची प्रशासन की कई टीमें एक्शन के विरोध में महिला प्रोटेस्ट करने उतर आई। बुरके में मुस्लिम महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। 7 अवैध बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और इसका विरोध मुस्लिम महिलाएं बुरके में कर रही हैं। थाने में अवैध निर्माण के खिलाफ महानगर पालिका का बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी दौरान मुंब्रा के पास शील डायघर में 7 बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए अधिकारी पहुंचे तो बवाल मच गया। मुस्लिम महिलाओं ने बुरके में सड़क पर बैठकर इस कार्रवाई का विरोध किया। अब आपको यह भी बताएं कि यह बुलडोजर कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है। इससे पहले ठाणे महानगर पालिका ने कई अवैध इमारतों को जमींदोज कर दिया, लेकिन उस दौरान भी बवाल देखने को मिला था। और अब जब इस इलाके में यह कार्रवाई की जा रही है तो यहां पर भी बुरके में कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है। अवैध पर पहली तस्वीर बुलडोजर चलने की और दूसरा प्रोटेस्ट की तस्वीर देखिए। ये मांगे कि हमारे को घर के बदला घर दो और जो ये हमारा घर है वो लीगली रहने दो, क्योंकि ये हम लोग का 4 साल 5 साल हो गया रह के हम लोग को, जब तक के कोई अनलीगल नहीं था। पानी की लाइन दिए, लाइट का मीटर दिए, रास्ता है, फिर अभी इलीगल कैसे हो गया। अभी हम लोगों ने अपने पैसे लगा के जितने थे जमा पूंजी ले लिए। अब आप सडनली आओगे, एक दिन के पहले बैनर लगा के जाओगे 24 घंटे में खाली करो। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चे लेके? हमारे हस्बैंड लोग भी है नहीं, आउट ऑफ है। कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को, छोटे छोटों को लेके? इन सबके बीच मुंबई में मोनोरेल एक बार फिर से हादसे का शिकार हो गई है। हादसा वाडाला के पास उस समय हुआ जब मोनोरेल की टेस्टिंग की जा रही थी। इस दौरान ट्रैक बदलने के दौरान मोनोरेल पटरी से उतर गई। जिस समय यह हादसा हुआ मोनोरेल में यात्री नहीं थे क्योंकि टेस्टिंग चल रही थी। हादसे के बाद मोनोरेल का ड्राइवर हालांकि उसमें फंस गया, जिसे बाद में मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया। बीएमसी के मुताबिक यह हादसा सुबह 9 बजे वाडाला जीटीबी मोनोरेल स्टेशन के पास हुआ, जबकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उसने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी मोनोरेल किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से बीच में फंस गई थी और कई यात्री उसकी वजह से परेशान हुए और यहां टेस्टिंग के दौरान यह हादसा हुआ। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से खबर। यहां एक बार फिर से मोहन सरकार का बुलडोजर गर्जा। महाकाल धाम के पास बेगम बाग इलाके में सुबह ही बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यहां पर आज उन 12 मकानों को तोड़ा जाना है जिनसे कोर्ट का स्टे हट चुका है। इन मकानों की लीज खत्म हो चुकी है। इसमें अवैध तरीके से कमर्शियल गतिविधियां चलाई जा रही थी। इन मकानों को हटाए जाने के बाद महाकाल मंदिर को जोड़ने वाला मार्ग और चौड़ा हो जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा हो। मौके पर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर एक बार फिर मोहन सरकार का बुलडोजर गर्जा है। सुबह से ही बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर करीब 3 से 4 बुलडोजर लगातार सुबह से कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर 3 भूखंडों पर करीब 12 मकानों को यहाँ पर तोड़ा जाएगा। इस पूर्व में भी करीब 26 मकानों को प्राधिकरण की लीज खत्म होने के बाद में ध्वस्त किया गया था। इसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम और संयुक्त प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर भारी पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बड़ी संख्या में समस्त अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है कार्रवाई यहाँ पर जारी है। आपको बता दें कि इससे 28 भूखंडों को 65 मकानों को यहाँ पर तोड़ा जाएगा, लेकिन एक के बाद एक जिसका स्टे खत्म हो रहा है उन मकानों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये वही पहुंच मार्ग है जहाँ पर कई हजारों श्रद्धालु भस्म आरती के दौरान गुजरते हैं। कई आने जाने वाले श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। ये
सारी लीज खत्म 1985 में खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद में भी सभी भूखंडधारी यहाँ पर व्यावसायिक तौर पर अपना व्यवसाय कर रहे थे। बाबा महाकाल की नगरी की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको बाबा विश्वनाथ की नगरी की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ वाराणसी में आज भव्य देव दीपावली की तैयारी की जा रही है। इसके लिए काशी नगरी को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। आज के कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और नमो घाट से सीएम योगी आदित्यनाथ देव दीपावली की शुरुआत करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया था, जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने धरती पर आकर दीप जलाया और तब से देव दीपावली मनाई जाती है। आज देव दीपावली के मौके पर काशी के सभी 84 घाटों पर करीब 15 लाख दिए जलाए जाएंगे और क्रूज से सीएम योगी आदित्यनाथ सभी घाटों पर पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि छोटी दिवाली भी, जिसमें सांस्कृतिक छटा दिखती है सनातन धर्म की, वो भी योगी आदित्यनाथ इतनी भव्यता से मनाते हैं और देव दीपावली की भी ठीक वैसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के सभी 84 घाटों को भव्य रूप दिया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के सबसे खूबसूरत नमो घाट पर है और यहाँ पर किस तरीके से सजावट की गई है, किस तरीके से इस घाट को भव्यता दी गई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि सूर्य नमस्कार को समर्पित ये 3 आकृतियां और उसके नीचे फूलों से किस तरह से सजावट की गई है। जगह जगह आपको फूलों की जो रंगोली है वो इस वक्त दिखाई पड़ेगी। आप तस्वीरें देखिए कि ये रंगोली बनाई गई है और कुछ इसी तरीके की जो आकृतियां हैं वो पूरे घाट पर इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। घाट के खंभे हों या फिर जो उनके फाउंटेन हो, वहां पर फूलों की सजावट की गई है। इसके अलावा आरती स्थल को दिव्य रूप दिया जा रहा है, उसकी भव्यता और बढ़ाई जा रही है। दरअसल जो देव दीपावली का मुख्य कार्यक्रम है वो इसी घाट पर आयोजित होगा। शाम तकरीबन 4:30 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और इस घाट पर पहला दिया जलाएंगे और इसके बाद देव दीपावली की जो औपचारिक शुरुआत है वो हो जाएगी। यहाँ पर भव्य आरती भी की जाएगी। योगी आदित्यनाथ यहीं पर क्रूज पर सवार होंगे और इसके बाद सभी जो 84 घाट हैं वहां पर होने वाली देव दीपावली का दीदार करेंगे। तो सबसे मुख्य जो कार्यक्रम है वो यहीं पर होने वाला है और आज के इस खास पल के लिए न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के कोने कोने से जो लोग हैं वो वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान वाराणसी के जो सभी 84 घाट हैं वहां पर लगभग 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। 20 सेक्टर में इस पूरे घाटों को बांटा गया है, जहां पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों के साथ साथ जो स्थानीय लोग होंगे वो लगातार इस काम में लगे रहेंगे। इस दौरान क्रैकर शो का भी आयोजन किया जाएगा, चेत सिंह किले पर लेजर शो का भी आयोजन है। तो कुल मिलाकर जो देव दीपावली की भव्यता है वो आज देखने को मिलेगी। और अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जो मां बेटी के रिश्ते को शर्मसार करती है। साथ ही केरल की मल्लापुरम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो आने वाले इस तरह के सभी अपराध में एक नजीर है। मामला दरअसल 12 साल की बच्ची से जुड़ा हुआ है और कोर्ट ने बेटी से गंदा काम करने वाले को सजा सुनाई। महिला और प्रेमी को 180 साल की सजा सुनाई गई। 12 साल की बेटी से दुष्कर्म के बाद दोनों दोषी दुष्कर्म में प्रेमी का साथ दे रही थी मां। पति को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई थी महिला। साल 2019 से 2021 तक बेटी का यौन शोषण मां के ही देखरेख में हुआ। पीड़ित बच्ची को दोनों ने शराब पिलाई, मतलब महिला और उसकी प्रेमी ने। पीड़ित बच्ची को पॉर्न फिल्म दिखाया जाता था और जब इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई तो 180 साल की सजा इन दोषियों के लिए मुकर्रर की गई है। Court has convicted both of these accused, 180 years of rigorous imprisonment, as well as 11 lakhs and 75,000 rupees of fine. If these accused remitting the fine before the court, that is to be given to the minor child. And moreover, the court observed that the punishment must be strictly given to the accused persons to prevent the repetition of this type of crimes. और आगे आपको दिखाने जा रहे राजस्थान के पाली में हुए भीषण हादसे की तस्वीर लेकर के बड़कोट पहुंचे और अब से कुछ देर पहले बाबा बागेश्वर ने यमुना नदी के किनारे पूजा अर्चना की। ये तस्वीर आपके सामने। वृंदावन पदयात्रा से पहले बाबा बागेश्वर का प्रण। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प लिया है। देश में तनातनी नहीं सनातनी होंगे, ये बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद होगा। वृंदावन में भी यमुना का कंचन स्वरूप होना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने पूजा के बाद ये सारी बातें कही हैं। इस दौरान उनके साथ कवि कुमार विश्वास भी मौजूद रहे।
आपके सामने दो तस्वीरें, यमुना किनारे कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो तस्वीर आपके सामने। वृंदावन तक उनकी पदयात्रा निकलने वाली है, उससे पहले हिंदुओं को एकजुट करने का प्रण भी बाबा बागेश्वर ने लिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जैसी निर्मल धारा यहाँ बह रही है, हम गांव गांव गली गली 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जाएंगे, दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे, सनातनियों को एकजुट करेंगे। अब इस देश में तनातनी नहीं, सनातनी होंगे। इस देश में अब गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होगा। इस देश में राम का विरोध करने वाले नहीं, राम का सपोर्ट करने वालों की जय जयकार होगी। इस देश में अब यमुना मैया जो वृंदावन में जाते जाते विचित्र हो जाती हैं, उनका मलिन स्वरूप हो जाता है, पुनः इसी स्वरूप में आ सकें, पया स्वरूप में आ सकें, कंचन स्वरूप में आ सकें, ऐसा हमने और हमारे भ्राता श्री ने आज प्रण लिया। समस्त पुरोहित समाज ने संकल्प दिलाया, पूजन किया। समस्त भारतीयों को आह्वान है, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से जो वृंदावन तक की पदयात्रा है, उसका आज आह्वान हो चुका और हमने तो प्रण ठान लिया, हमने तो मन में मान लिया, हमारे तो रंग रंग में हिंदू है। हमने तो यमुना मैया के किनारे बैठकर संकल्प ले लिया, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। उत्तराखंड के देहरादून में साधु संतों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कवि कुमार विश्वास, कथावाचक जया किशोरी, परमार्थ निकेतन के चिदानंद सरस्वती समेत कई साधु संत मौजूद थे और इन सभी का स्वागत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। ये उससे जुड़ी तस्वीर आपके सामने। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं और कैसे उन्होंने साधु संतों का सम्मान किया, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और आगे आपको दिखाएंगे राहुल के हाइड्रोजन बम का असर कितना हुआ, लेकिन उससे पहले लुधियाना में एक और कबड्डी प्लेयर की कैसे सरेआम हत्या कर दी गई, उससे जुड़ी बड़ी खबर। उन्होंने देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि जिस तरह से चुनावों की प्रक्रिया चल रही है, वो आने वाली पीढ़ी यानी कि जेन ज़ी के भविष्य से खिलवाड़ है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में हर 8 वोटर में 1 वोटर फर्जी लगता है। राहुल गांधी ने यह भी दावा कर दिया कि एक ही आदमी के नाम से 2 बूथ में 223 वोट है और सब पर एक ही फोटो लगी हुई, इसीलिए चुनाव आयोग सीसीटीवी नहीं दे रहा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप यह भी लगाया कि महाराष्ट्र की तरह ही हरियाणा में भी सरकार चुरा ली गई और बिहार में भी कुछ ऐसा ही करने की तैयारी की जा रही है। इधर राहुल गांधी ने आज प्रेजेंटेशन के दौरान दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी की गई। इनमें से 5,21,619 वोटर डुप्लीकेट हैं, यानी कि एक ही नाम से। इसके अलावा 93,174 लोगों के पते फर्जी बताए। और बल्क वोटर्स की बात करें तो राहुल गांधी ने यह दावा किया कि करीब 19,26,351 बल्क वोटर्स। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार का अंतर मात्र 22,779 वोट है। राहुल गांधी ने किस तरह से चुनाव आयोग पर हमला किया आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे हाइड्रोजन बम कांग्रेस के नेता कह रहे थे, जरा सुनिए। इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। ये बल्क वोटर्स हैं, ये इनकी लिस्ट हैं, हमारी नहीं है। ये फेक एंट्रीज हैं, ये इनकी हैं, हमारी नहीं है। ये हमारा है। तो हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है।
India's democracy has been destroyed. And this is 100% proof that I have given you, and we have given you in Madhepura, and we have given you in Aland, that it has been destroyed. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान एक महिला की तस्वीर दिखाई और आरोप लगाया कि उसने विधानसभा चुनावों में हरियाणा के 10 बूथों पर 22 बार वोटिंग की। राहुल ने जिस महिला की फोटो दिखाई वो दरअसल ब्राजीलियन मॉडल है। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह से विधानसभा चुनाव में फर्जी वोट डाले गए और कांग्रेस के वोट चुरा लिए गए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछा कि आखिर एक ब्राजीलियन महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हो सकती है। उसने 10 बार वोट भी डाल दिया, ये आरोप राहुल गांधी के हैं। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसके बाद बीजेपी ने पलटवार कर दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो फर्जी है। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भाग जाते हैं, जो जनता के बीच नहीं जाता वो हार जाता है। फर्जी वोटर्स के मामले में भी बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा कि अगर हरियाणा में फर्जी वोट डाले जा रहे थे तो कांग्रेस के बूथ एजेंट क्या कर रहे थे? अगर इतना ही सच्चा दावा है तो कांग्रेस नेता कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये सारी बातें किरण रिजिजू ने कही। जो वोटिंग होने के बाद अगर कोई उसमें गड़बड़ी है तब इलेक्शन कमीशन को पिटीशन दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उसमें अगर लगता है कि न्याय नहीं मिला तो फिर आप अदालत जा सकते हैं। ये सब तो करना नहीं इनको। अगर गड़बड़ी हुआ, कोई अधिकारी ने गड़बड़ किया तो अदालत जाएंगे। तो अदालत में कभी कभी हुआ है, चुनाव को रद्द भी कराया है, न्याय देता है। इनको अदालत नहीं जाना है, इलेक्शन कमीशन में अपील नहीं करना है। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया उसको दिखाएंगे और फिर भाग जाएंगे। क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? हमने कभी भी अदालत को गाली नहीं दिया, हमारा पार्टी ने कभी भी इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया। हमने लोकतंत्र की व्यवस्था को हमने सवाल नहीं उठाया। अगर कहीं गलती हुई है तो उसके लिए अदालत जाना है तो भी हम लोग जाते थे, पिटीशन देने थे, इलेक्शन कमीशन को देते थे। लेकिन हमने अपने देश का लोकतंत्र को हमने कभी गाली नहीं दिया। ये आदमी विदेश में जाकर के हमारा देश का तंत्र को गाली देते हैं, हमारे देश को गाली देते हैं, अदालत को, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इंस्टीट्यूशन को गाली देते हैं। और जब लोगों का बीच में नहीं जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो चुनाव तो हारेगा ही। सेना में 10% अपर कास्ट के लोगों के कंट्रोल वाले राहुल गांधी के बयान पर भी सियासी बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए नेता विपक्ष पर सेना को जाति में बांटने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आरक्षण को लेकर राजनीति करना गलत नहीं है और गरीबों को मोदी सरकार ने आरक्षण दिया भी है, लेकिन सेना का कोई धर्म और जाति नहीं होती और राहुल गांधी के इस तरह के बयान सेना के शौर्य का अपमान है। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती है, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं मिले। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है,
वह धर्म है सैन्य धर्म, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब जब इस देश पर संकट आया है तो हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। और बिहार की चुनावी राजनीति के बीच अब हम आपको एक बहुत शानदार तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव मौजूद थे और ठीक उसी वक्त तेजस्वी यादव भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। दो एनडीए के लिए वोट मांगे तो मगध से सपा प्रमुख ने योगी आदित्यनाथ पर कैसे निशाना साधा, आपको सुनाते हैं। इनको तो ये जो समाजवादी पार्टी है ना, ये आरजेडी की पार्टनर है, कांग्रेस की पार्टनर है यूपी में। इन लोगों को परेशानी होती है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नाम क्यों बदल देती है। हमने कभी नाम इसलिए बदल देते हैं जिसके नाम के अनुरूप काम किया जा सके। जैसे फैजाबाद का नाम हमने अयोध्या किया क्योंकि अयोध्या ही वास्तविक नाम था। हमारा पौराणिक नाम अयोध्या था। बीजेपी वाले अवध में भी हारे हैं और मगध में भी हारेंगे। ये चुनाव नौकरी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। इस बार बिहार में सौहार्द की जीत होगी, सामाजिक न्याय की जीत होगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चलने वालों की जीत होगी, कर्पूरी ठाकुर जी का जो न्याय था उसकी जीत होगी, और लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय के साथ साथ जो रथ रोका था बीजेपी का, इस बार बिहार के लोग फिर भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं अगले 10 मिनट में 10 शहरों का हाल। यूपी में सीएम योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी